हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल नेबुला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम लोग को जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं, और उनके सब टॉपिक्स भी हैं। जो पहला है मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, टेस्ट क्रॉस, मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लॉज ऑफ laws of independent assortment, Morgan's dihybrid cross, gene mapping, chromosomal theory of inheritance, sex determination in birds and humans, fate of autosome during gamete formation, genetic disorders जिसमें pattern of inheritance of autosomal recessive trait, hemophilia, thalassemia and Down syndrome। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनहेरिटेंस इसका मतलब क्या होता है। जो इनहेरिटेंस है वो इनहेरिट सबसे रिलेटेड है। इनहेरिट मतलब क्या होता है? पास होना, मतलब किसी में ट्रांसमिट होना। इनहेरिटेंस का डिफिनेशन होगा द कैरेक्टर्स विच पासिस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब ये हुआ जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, जैसे आई कलर, हेयर कलर, नोज शेप एटसेट्रा, ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं। लेकिन जो द सेकंड वन इज वेरिएबिलिटी। इसका डिफिनेशन ये हुआ इट इज़ द डिफरेंसेस और वेरिएशन बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। वेरिएबिलिटी का मतलब हम लोग खुद वर्ड से देख सकते हैं। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वेरिएशन यानी डिफरेंसेस। तो जैसे हम लोग देखते हैं ह्यूमन बींग्स में भी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने प्रोजेनी के एकदम टू कॉपी नहीं होते। इट मीन्स कि दे आर नॉट ऑफ देयर कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। इट मीन्स थोड़ा सा वेरिएशन होता है। The third one is gene, a piece of DNA which makes complete RNA, tRNA और mRNA। जो जीन होता है उससे डीएनए के पीस से कंप्लीट आरएनए बनता है। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो 2 क्रोमोसोम्स का रहता है, एंड आरएनए जो होता है सिंगल होता है, वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। एंड द थर्ड वन इज अलील। अलील होता है स्लाइटली वेरिएबल फॉर्म ऑफ जेनेटिक जीन कोड फॉर सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट ट्रेट प्रेजेंट इन सेम लोकेशन। इट मीन्स पोजिशन ऑन क्रोमोसोम। इसका मतलब ये हुआ जैसे जो हाइट होता है वो एक कैरेक्टर होता है, लेकिन हाइट में भी दो तरह के हाइट होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल एंड ड्वार्फ जो होता है वो उसका ट्रेट हुआ। तो वो जो हाइट है वो दोनों सेम के लिए कोड कर रहा है, लेकिन जो उसका ट्रेट है वो तो डिफरेंस है, और वो सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट क्या है? तो मेंडल्स ने पी प्लांट पे कुछ कैरेक्टर्स लिए थे जिसमें दो तरह के उसका ट्रेट थे, एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था। तो जो पहला कैरेक्टर था वो था सीड शेप, यानी सीड का शेप कैसा है। तो जो डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब पहले हम समझेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट यानी जो रूल करता है, एंड रिसेसिव कि जो दबता है। जैसे डोमिनेंट जो होता है वो अपने आप को खुद से एक्सप्रेस कर लेता है, लेकिन जो रिसेसिव होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो हिड उसका जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हिडन रहता है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको एक्सप्रेस होने के लिए दो एलील नहीं जरूरत पड़ते, एक ही एलील से वो अपना एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसको अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सेम तरह के मतलब होमोजाइगस यानी सेम तरह का एलील होना जरूरी है। तो पहला कैरेक्टर हम पढ़ेंगे सीड शेप। तो सीड शेप में दो तरह के सीड होंगे, शेप होंगे। जो डोमिनेंट होगा वो राउंड होगा, एंड जो रिसेसिव होगा वो रिंकल्ड होगा। तो यहाँ पे ट्रिक ये हम देखेंगे याद करने का कि जैसे जो हम मार्केट में कभी जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं तो हम बहुत अच्छा देख के लेते हैं कि उसका क्वालिटी उसका शेप मतलब सही है कि नहीं। तो हम अगर बाजार में कुछ खरीदने जाएंगे, कोई फल खरीदने जाएंगे, तो हम देखेंगे ना उसका शेप कैसा है, वो तो सिकुड़ा हुआ नहीं है, वो राउंड है और बहुत मतलब फ्रेश है, तो हम वो लेंगे, तो वो डोमिनेंट हुआ। लेकिन वही वही एक अलग हम देखेंगे कि वो एक फ्रूट है वो बहुत सिकुड़ा हुआ है और एकदम लो दिख रहा है, तो उसको हम नहीं लेंगे, तो वो रिसेसिव हुआ। जो सही है, जो बढ़िया है, उसका कैरेक्टर जो सही दिख रहा है वो डोमिनेंट होगा, और जो उसका कैरेक्टर उतना ठीक नहीं है वो रिसेसिव होगा। एंड द सेकंड कैरेक्टर इज दैट सीड कलर। सीड कलर भी दो तरह का होता है, एक होगा येलो और एक होगा ग्रीन। तो जो येलो होगा वो डोमिनेंट होगा, एंड जो रिसेसिव होगा वो ग्रीन होगा।
फ्लावर कलर में आप देखेंगे कि हम लोग कोई भी फ्लावर्स अगर लेते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो कलरफुल होना चाहिए। तो जो वायलेट कलर का और वाइट कलर का, तो जो वायलेट कलर का फ्लावर है वो डोमिनेंट होगा क्योंकि वो कलरफुल दिख रहा है, लेकिन जो वाइट होगा वो रिसेसिव होगा क्योंकि उसमें कोई कलर ही नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज पोर्ट शेप। पोर्ट शेप मतलब जो पीस का ऊपर कली होता है जिसमें मटर के दाने रहते हैं, उसका शेप क्या है। तो पॉड शेप भी दो तरह के होते हैं, एक फूल होता है, एक कंस्ट्रिक्टेड होता है। फूल मतलब जो एकदम सही सीधा रहता है वो फूल, वो डोमिनेंट होगा। एंड कंस्ट्रिक्टेड फिर यहाँ पे वही रूल हो गया, सिकुड़ा हुआ है तो ये रिसेसिव होगा। एंड द फिफ्थ वन इज पोड कलर। तो पोड कलर होगा कि पोड कलर भी दो तरह के होंगे, ग्रीन एंड येलो। अब हम देखेंगे जो पोड कलर है वो भी दो तरह का है, यहाँ पे ग्रीन है और एक येलो है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो सीड का कलर था, जो डोमिनेंट था वो येलो था और जो रिसेसिव था वो ग्रीन था, लेकिन जो पोर्ड का कलर होगा वो थोड़ा डिफरेंस होगा। जो डोमिनेंट होगा वो ग्रीन होगा और जो रिसेसिव होगा वो येलो होगा। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ये उसका ऑपोजिट है। एंड द सिक्स्थ वन इज फ्लावर पोजिशन। फ्लावर का पोजिशन क्या है, एक्सियल मत और जो होता है वो डोमिनेंट होगा और टर्मिनल जो होगा वो रिसेसिव होगा। एक्सियल मतलब जो साइड बाय साइड निकले, और जो टर्मिनल होता है बस ऊपर एक साइड में निकलता है, वो रिसेसिव होगा। ठीक है। एंड द सेवेंथ वन इज जो बहुत ही कॉमन है, स्टेम हाइट, यानी उसका स्टेम का हाइट कितना है। तो ऑब्वियसली जो टॉल है वो तो डोमिनेंट होगा एंड जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव होगा। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे। Gregor Mendel conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years, 1856 to 1863, and proposed the laws of inheritance in living organisms. जो ग्रेगर मेंडल सर थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया किस पे, गार्डन पीस पे, यानी पैटिवम गार्डन पीस पे फॉर 7 इयर्स। गार्डन पीस को हम लोग बोलते हैं पैसिवम सेटाइवम, जो उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। तो उन्होंने 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया किस पे, गार्डन पीस पे, और उन्होंने एक लॉज दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स प्रोजेनी में पास होता है, यही है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंटल इन्वेस्टिगेशन इनटू inheritance pattern. It was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. ये फर्स्ट टाइम था जब मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके हम बायोलॉजी उन्होंने बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया था। आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स और जो बायोलॉजी वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो ग्रेगर मेंडल सर थे उन्होंने जो गार्डन पीस पे एक्सपेरिमेंट किए थे वो मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके किए थे। ये बहुत ही अपने आप में इनक्रेडिबल बात थी। His experiments had a large sampling size, which have greater credibility to the data that he collected. जो उनका सैम्पलिंग साइज था, जो अभी हम लोग ने देखा जितने भी कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही लार्ज साइज के थे। विच हैव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा ही कलेक्टेड, जो उनका सैम्पलिंग साइज था वो भी बहुत बड़ा था। मैंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेड। जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिया था गार्डन पी प्लांट्स में, उसका दो ट्रेड्स यानी अपोजिट ट्रेड, जैसा अभी हम लोग ने देखा, टॉल, ड्वार्फ, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल्ड, ये सारे अपोजिट ट्रेड थे। ठीक है। एग्जाम्पल, टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स, येलो और ग्रीन सीड्स। Mendel conducted such artificial pollination या क्रॉस pollination experiment using several true breeding pea lines. मेंडल ने आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराया। उन्होंने सोचा कि अच्छा अब हम क्यों ना इस पर आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराएं और देखें कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स उन्होंने पी ली। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या होता है, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन। जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स होते हैं वो सेल्फ पोलिनेशन होता है उनका, सेवरल जनरेशन में वो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है। shows the stable trait inheritance and expression for several generations. अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें कुछ वेरिएशन तो आएगा नहीं। जो उनके प्रोजेनी होंगे उनका एकदम टू कॉपी करेक्टर उनके पेरेंट्स का होगा। बहुत जब तक ये सेल्फ पॉलिनेशन का चलेगा तब तक, जनरेशन तक। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स पी प्लांट वेराइटीज। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट के वेराइटीज चूज किए थे। अब यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, ये समझाने के लिए, टॉल और ड्वार्फ, यानी ये डोमिनेंट हुआ और ये रिसेसिव हुआ।
अब देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी वन जीन का इनहेरिटेंस का कैरेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जो हम टॉपिक देखते हैं वो है टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? व्हेन द मैटिंग अकर विद द रिसेसिव ट्रेट टू फाइंड इट्स जेनेटिक मेकअप कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। देखिए अब जैसे दो पेरेंट्स है, एक टॉल यानी डोमिनेंट टॉल है टीटी, और एक जो रिसेसिव है, जब दोनों का मैटिंग होगा तो उसके जो प्रोजेनी आते हैं वो मिडिल में आएंगे। तो इसका अगर हम देखेंगे कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या हुआ तो इसके लिए हमको टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा, या इट मीन्स कि उसके रिसेसिव ट्रेट के साथ उसका मैटिंग कराना पड़ेगा, तो हमको जेनेटिक मेकअप उसका निकलेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि टू टॉल प्लांट्स, यानी एक दोनों डोमिनेंट है और एक डोमिनेंट अलील है और एक में डोमिनेंट और रिसेसिव अलील है, लेकिन सो तो डोमिनेंट का करेक्टर का होगा यानी टॉल का होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका क्रॉस हम रिसेसिव के साथ करवाएंगे, यानी टी टी और इंटू क्रॉस उसके स्मॉल टी यानी डॉर्फ, और यहाँ पे डॉर्फ दोनों के साथ कराएंगे। तो पहले में इसमें ऑल टॉल आएंगे यानी टी टी स्मॉल टी आएगा, तो इसमें ऑल टॉल हुआ, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि एक टॉल और एक डॉर्फ यानी 1:1 का रेशियो आएगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल सर के बारे में। जो ग्रेगर जॉन मेंडल सर थे वो ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्म हुआ था, एंड आफ्टर हिज स्टडीज़ ही बिकेम अ मॉन्क। मॉन्क मीन्स जो चर्च में जो पादरी रहते हैं वो होते हैं। तो आफ्टर दैट ही वर्क ऑन गार्डन पी। गार्डन पी मतलब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पहले ही मैंने बता दिया, पाइजम सेटाइवम। तो ही वर्क ऑन गार्डन पी एंड ही डू सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 1856 टू 1863 यानी 7 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट के बेसिस पर उन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया। देन ही गिव्स 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड पब्लिश्ड इन 1865 इन द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ ब्रून। उन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए और उनको 1865 में ब्रून के एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। एंड द क्वेश्चन अराइजेस हियर, वाई ही चूज पी प्लांट? उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया? सो द आंसर इज पी प्लांट हैव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो अभी हम लोग ने देखा कि पी प्लांट्स का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था यानी अपोजिट ट्रेड था, जैसे टॉल, ड्वार्फ, ग्रीन, येलो, लार्ज, राउंड, रिंकल्ड एट्सेट्रा। जितने भी ट्रेड थे वो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे। एंड द सेकंड वाज वन इज़ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। उनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत, जैसे पी प्लांट का, पी का हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे सीड्स होते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ एनुअल प्लांट्स, यानी उस एनुअल प्लांट्स थे वो उनका रिजल्ट अगर हम क्रॉस कर पाए तो उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता था। द सेकंड क्वेश्चन इज़ वाई डिड ही सो सक्सेसफुल? इतना सक्सेसफुल क्यों थे? द आंसर इज़ फर्स्ट वन इज़ द लार्ज सैम्पलिंग साइज। तो उनका सैम्पलिंग साइज उन्होंने जो लिया था, आप देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए थे, वो बहुत ही लार्ज सैम्पलिंग साइज था। एंड द सेकंड वन इज विच इज़ मोस्ट इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग विच इज़ दैट ही यूज मैथमेटिकल एंड स्टैटिक टूल्स। उन्होंने मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिक टूल्स का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जो कि बायोलॉजी में कभी किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया था। एंड द थर्ड वन इज़ मेटिकुलस रिकॉर्डिंग ऑफ द रिजल्ट। जो उनका रिजल्ट था उसका रिकॉर्डिंग वो बहुत मतलब मेटिकुलस यानी डिफरेंस इन था। The third question is that why did his work remain unrecognized initially? आपने देखा 7 years तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर आफ्टर बहुत सारे ईयर्स के बाद उनका पब्लिश हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो जो उसका रीज़न है वो है पहला कि कम्युनिकेशन वाज नॉट सो गुड एट दैट टाइम। हम लोग जानते हैं पहले के ज़माने में जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो इतना भी सही नहीं था, वो बहुत ही पुअर कंडीशन था उस टाइम। एंड द सेकंड रीज़न इज़ दैट हिज आइडिया ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स वाज नॉट एक्सेप्टेड फॉर बायोलॉजी। जो उनका मैथमेटिक्स का आइडिया था वो बायोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट थे वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जैसे किसी ने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। एंड द थर्ड रीज़न इज़ दैट ही कुड गिव एनी फिजिकल प्रूफ, we could not give any physical proof of factors later called gene। जिनको हम लोग अब जीन बोलते हैं उसके उस टाइम उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया था, फिजिकल प्रूफ कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब फैक्टर्स का कोई भी उन्होंने प्रूफ नहीं दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी जो इनहेरिटेंस है वन जीन का वो क्या है। ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस एज अ result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation। he collected the seeds, जो seeds उन्होंने
फर्स्ट जनरेशन का कलेक्ट किया और एक हाइब्रिड जनरेशन में क्रॉस करवाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट फिलियर प्रोजेनी और द F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन का हुआ। Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall, like one of its parent, none were dwarf. देखिए, इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे, उनके प्रोजेनी थे, वो सारे टॉल थे, जबकि जो उनके पेरेंट्स थे उसमें एक ड्वार्फ था। ड्वार्फ होने के बावजूद भी जो उनके प्रोजेनी था उसमें से कोई ड्वार्फ नहीं था, उसमें सब टॉल थे। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स। ही फाउंड दैट the F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the parent was not seen in them. तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे वो उनके किसी भी एक पेरेंट्स का सारा वो ट्रेट इनहेरिट कर रहे थे, एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, और दूसरे पेरेंट का जो ट्रेट था वो उनमें नहीं दिख रहा। जैसे हम लोग ने देखा कि सारे प्रोजेनी उनको टॉल आ रहे थे, लेकिन जबकि उनके एक पेरेंट्स का हाइट ड्वार्फ था, तो उसमें ये हो रहा था कि किसी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर इसमें इनहेरिट हो रहा था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं F1 जनरेशन के दो पेरेंट्स हैं, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं। ये जो टी पहले हम लोग तो इसका गैमेट्स बनाएंगे, यानी इसको अलग अलग करेंगे, उसके बाद इनमें क्रॉस होगा टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सारे टॉल प्लांट्स आ रहा है, ऑल आर टॉल। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं NCERT का डायग्राम में, इसमें पेरेंटल को क्रॉस करवाया जा रहा है, टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ है, तो इसमें सारे टॉल पा रहे हैं F1 जनरेशन का। इसका अब सेल्फिंग कराया जाएगा, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें हम देखेंगे कि 3 टॉल आएंगे और एक ड्वार्फ आएंगे जब खुद से उनका सेल्फिंग होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स। F1 प्लांट्स में जब सेल्फ पोलिनेशन कराया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ये F2 जनरेशन के टॉल वाले हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको हम गैमेट्स में चेंज कर लेंगे और जब इनका क्रॉस कराएंगे तो जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था NCERT के कि उसमें 3 टॉल आ रहे थे और एक ड्वार्फ आ रहा था, यानी 3:1 का रेशियो था। तो उसमें टॉल का जो रेशियो होता वो 3:4 था, यानी 4 में 3 टॉल थे, और जो ड्वार्फ का रेशियो था वो था 1:4, यानी 4 में 1 ड्वार्फ था। ओके, नन वाज इंटरमीडिएट। अब इसमें इंटरमीडिएट कोई नहीं था। अब हम देखेंगे कि होमोजाइगस या प्योर लाइन क्या होता है। तो द क्रोमोसोम हैविंग सेम टाइप ऑफ एलील कॉल्ड होमोजाइगस, यानी टी स्मॉल टी जो उनका सेम टाइप का एलील था उसको बोलते हैं होमोजाइगस। एंड द अदर हैंड इज हेट्रोजाइगस, यानी इसका अपोजिट, द क्रोमोसोम हैविंग डिफरेंट एलील इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एट्सेट्रा। अब हम देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। सबसे पहले इसका रेशियो था, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप का डिफरेंस क्या होता है। जो जीनोटाइप होते हैं वो जीन्स के रेशियोज होते हैं, मतलब जैसे टॉल कितना है, ड्वार्फ कितना है, और जो फिनोटाइप होता है वो उसका फिजिकल जीनोटाइप होता है वो जितने भी एलील्स होते हैं उसका रेशियो होता है, और जो फिनोटाइप होता है उसका फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो होता है। ओके, तो जीनोटाइप यानी जो उसके एलील का रेशियो हुआ वो 3:1, टॉल 3 थे और एक ड्वार्फ। जो फिनोटाइपिक था यानी मतलब जो उनका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, यानी ये इसका रेशियो 1:2:1। इट मीन्स दैट टी 1 है और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 है, और ये फिर स्मॉल टी 1 है, 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशियो हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे कि the F1 and F2 generation can be understood from diagram called Punnett square। अब उसके जनरेशन का जो क्रॉस होता है उसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, तो वो एक हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, एक डायग्राम होता है उसको बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर, विच इज़ डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिग्नाल्ड सी पन्नेट। वो जो ब्रिटिश जेनेटिस्ट पन्नेट थे, उन्होंने इसको बनाया था कैलकुलेट करने के लिए कि उसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक का रेशियो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पन्नेट स्क्वायर बना है, जो गैमेट्स लिए गए हैं ड्वार्फ के और टॉल के, इनको क्रॉस कराया गया। तो F1 जनरेशन के जितने प्रोजेनी है वो सारे ऑल आर टॉल्स। जब इन्हीं दोनों में फिर सेल्फिंग कराया जाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे
3 टॉल हैं, 1 ड्वार्फ, जो फिनोटाइपिक रेशियो, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 है। इसके एलील पे डिपेंड किया है कि कैपिटल टी है तो ये 1 है, ये फुली डोमिनेंस है। अब हम देखेंगे कि बायनोमियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ओके, तो बायनोमियल रिप्रेजेंटेशन इसका हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें आधा टॉल आया है और आधे स्मॉल टी हाफ, कैपिटल टी हाफ है और स्मॉल टी हाफ है। तो अब इसको हम, जैसे हम लोग मैथ्स में पहले पढ़े हुए हैं कि a+b का होल स्क्वायर जो होता है a² b² + 2ab होता है, तो उसी के बेसिस में हम इसको रखेंगे 1/2t + 1/2t का होल स्क्वायर, 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी प्लस 1/2 2t कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हम बायनोमियल रिप्रेजेंटेशन उसका देखेंगे। अब जो नेक्स्ट जो है वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? तो व्हेन द मैटिंग अकर विद द पेरेंट्स, जब हम इसका, देखो ये कैसा अजीब बात है, जब मैटिंग उसके पेरेंट्स के साथ होगा तब उसको बैक क्रॉस कहेंगे। बैक क्रॉस इज़ अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। ओके, और अगला है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल सर ने दिया था, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जो कैरेक्टर्स है वो छोटे यूनिट्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। जो फैक्टर है, यानी अब हम लोग उसको जीन बोलते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में अकर करते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। इसका मतलब ये हुआ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, जो जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, उसमें जो डोमिनेंट होगा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा और जो रिसेसिव है उसका कैरेक्टर हिडन रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ। मेंडल्स फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है? When one allele doesn't explain the dominant character fully in heterozygous condition is called incomplete dominance। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो डोमिनेंस एलील होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो या होमोजाइगस हो, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। अगर जब कोई एलील, डोमिनेंट एलील अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस ना कर पाया हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी डोमिनेंस का जो कैरेक्टर है वो इनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल है वो देखेंगे। ये एक स्नैपड्रैगन का फ्लावर है जो एक रेड कलर है और एक वाइट कलर है। तो यानी पेरेंटल में हम रेड कलर और वाइट कलर को लेंगे। जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है और जो वाइट कलर है वो रिसेसिव है। तो रेड कलर का जो एलील है वो कैपिटल आर है और वाइट का स्मॉल आर है। तो हम उसका गैमेट फॉर्म करेंगे पहले F1 जनरेशन में। तो ये आर है और ये स्मॉल आर है। अब इसको हम क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी बनेंगे वो सारे पिंक बनेंगे। इट मीन्स आर और स्मॉल आर। तो जैसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके हिसाब से तो ये सारे फ्लावर्स रेड होने चाहिए, क्योंकि जो आर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पे सारे पिंक बन रहे हैं, यानी उसका एक्सेप्शन हो गया ये। It means that the dominant character doesn't express itself fully। तो अब इसका हम पनेट स्क्वायर से क्रॉस करवाएंगे तो हम इसका सेल्फिंग करवाएंगे आर और स्मॉल आर, जो गैमेट्स फॉर्म हुआ मेल और फीमेल। अब इसका हम क्रॉस करवाएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि 2 पिंक, एक रेड और एक वाइट फ्लावर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो F2 जनरेशन है इसमें 2 पिंक, एक रेड और एक वाइट फ्लावर। जो फिनोटाइपिक रेशियो इसका होगा वो हो, मतलब इसका कौन सा कैरेक्टर है उसके हिसाब से 1:2:1 रेशियो, क्योंकि 1 रेड है, 2 पिंक है और 1 वाइट है, इसलिए इसका रेशियो 1:2:1 होगा। लेकिन इसका अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे जो इसके एलील के बेसिस पे होता है, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर के हिसाब से, तो वो होगा रेड आर तो एक है रेड 1 और आर और स्मॉल आर जो पिंक एक्सप्रेस कर रहा है वो 2 है और स्मॉल आर वाइट 1 है, इसलिए इसका रेशियो हुआ 1:2:1। तो हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो एक्सेप्शन है मेंडल्स के फर्स्ट लॉ का, जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके।